जो पढ़ा था, हमने क्लाउड कंप्यूटिंग की दो तरह के सर्विस प्रोवाइड कर देता है। एक को हम क्लाउड डिप्लॉयमेंट कहते हैं, दूसरा क्लाउड हम सर्विस मॉडल भी कहते हैं। जो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल था उसमें हमने पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, क्लाउड को डिस्कस किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में से कौन सा क्लाउड जो है वो चूज करती है, डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन। आज का हमारा जो जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो है क्लाउड सर्विसेज, जिसको हम क्लाउड सर्विस मॉडल भी कहते हैं। देयर आर मोस्टली 3 क्लाउड मॉडल, IaaS, PaaS, PaaS एंड SaaS, और कुछ और भी हैं जो इसको एक्सपैंड करके लिखा जा सकता है। जैसे वो हर चीजें जो है वो सर्विसेज आपको मेंशन कर देते हैं, सर उसका पहला नेम ही चेंज होगा, और किसी आप अगर कोई आर्टिकल पढ़ते हैं उसमें 3 की बजाय वो 5, 7, 9, 10, 11 सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो कहने का पर्पस सिंपल ये है कि कोई भी चीज आप एज ए सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका नेम मेंशन कर देते हैं। उसके बाद था कि इसमें पहला हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसको आप लोग हार्डवेयर एज अ सर्विस भी कह सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड हार्डवेयर एज अ सर्विस। इसमें जैसे आप लोग मार्केट से कुछ चीजें कुछ बारो करते हैं, देन आपने उसको वो वापस करनी होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि अब तो शायद इसका ट्रेंड बहुत कम है, शादी हाल वगैरह ओपन हो गए हैं। गांव में अब भी एक शॉप होती है, उस शॉप से शादी वगैरह पे वो कुछ बर्तन वगैरह वो रेंट पे ले लेते हैं और उनको इस्तेमाल करके वापस कर देते हैं। जितनी देर उन्हें इस्तेमाल किया था उसका वो पे कर देते हैं। Just like that, you rent infrastructure, servers and network, etc. from the cloud provider on a pay-as-go basis. सर्वर, उसका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, वो सारे सारा आप पे ले रहे हो। अब एक जो सर्वर आपको रिक्वायर्ड है, सपोज उसकी कॉस्ट आती है 3 लाख है, 5 लाख है, 7 लाख है, डिपेंड्स अपॉन देयर रिक्वायरमेंट्स, डिपेंड्स अपॉन देयर जो स्पेसिफिकेशन ऑफ सर्वर। अब जब सर्वर आप उससे लेते हैं तो वो आपको काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। देन आप उस सर्वर पे विंडो भी इंस्टॉल करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, उस सर्वर को मैनेज करने के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी आपको रिक्वायर्ड होगा। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायर्ड होगा, फिर आप उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत होगी, देन उसके बाकी भी उसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। इट्स मीन आपको काफी ज्यादा उस पे खर्च, वो आपकी जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस जो कॉस्ट आ जाती है। तो एक और आपको उसके लिए एक रूम भी चाहिए जिसको हम सर्वर रूम कहते हैं, वो भी रिक्वायर्ड होगा। हम चाहते हैं कि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ जो सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर लेना चाहता हूं, मैं उसके ऊपर अपने डिफरेंट सर्वर्स, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स और डिफरेंट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करके उसको यूज करना चाहता हूं। तो मुझे एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जाता है, जस्ट लाइक एक वेब पेज, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टाइप आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, और उसकी मदद से आप जैसे चाहे अपने सर्वर्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम को कस्टमाइज कर सकते हैं। सॉरी, यूजर्स ऑफ IaaS कैन outsource and build virtual data center in the cloud and have access to the resources as well. जी, IaaS में क्या कुछ आप लोगों को मिल जाता है? कंप्यूटर्स, स्टोरेज,
नेटवर्क कंप्यूटर में कंप्यूट जो आपको कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी होती है। नेटवर्क क्या है? लोड बैलेंसर है। सारी चीजें आपको जो एज ए हार्डवेयर आपको आप उसको रेंट आउट जो रेंट पे ले सकते हैं उनसे, या उससे इनकी सर्विसेज प्रोवाइड आप वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। रिसोर्स आर अवेलेबल एज सर्विस, इसके जो रिसोर्सेज हैं वो एज अ सर्विस अवेलेबल होंगे। रिसोर्सेज मीन हार्डवेयर वगैरह, उसके जितने हार्डवेयर वगैरह कुछ भी रिलेटेड टू हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर वो अवेलेबल एज सर्विस अवेलेबल होंगे। मीन आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है तो उसके मुताबिक आप जैसे आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा, सपोज आपने स्टार्ट में एक सर्वर आपको रिक्वायर्ड था, आपने कहा कि मुझे एक और सर्वर रिक्वायर्ड है, तो वो फौरन ही विदाउट वेस्टिंग टाइम वो आपको नेक्स्ट जो सर्विसेज हैं वो आप जो रिक्वायर्ड होती हैं, वो हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है, आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है, जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना होता है, बड़ा फ्लेक्सिबल, इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। देन मैंने एक जो स्टार्ट में बात बताई थी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बेस्ड एक्सेस आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसकी बेस पे आप जिस सर्वर को चाहें, जिस उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहें, जैसे चाहे आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ऑटोमेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, आपको मैंने पहले बोला था कि आपको एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हायर करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपका लोकल होता तो आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी आप हायर करते। जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो ऑटोमेटेड होगी। आपका टास्क आपने पहले से मेंशन कर देते हैं कि मुझे इतने टाइम्स के लिए ये चीज मैंने यूज करनी है, उतने टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपके रिसोर्सेज जो है वो ऑफ हो जाएंगे। क्योंकि इसका एक जो प्लस पॉइंट हमारे पास आता है कि हमने जितना रिसोर्सेज को यूज करना है हमने उतना ही उसका पे करना है। हमारे जो नेट कनेक्शन की तरह नहीं है, एक महीने का आपके लैंड चार्जेस तो आपको आना ही आना है, ये वाला फलां बिल तो आपको आना ही आना है, आप इस्तेमाल करें ना करें। जैसा क्लाउड में ऐसा नहीं है। क्लाउड में जितना आप यूज करोगे, आप 1 आवर यूज करते हैं तो 1 आवर के आपसे चार्ज किए जाएंगे। अगर आप 1 महीना नहीं यूज करते, आप वो नेक्स्ट मंथ के लिए वो एक्सटेंडेबल होंगे, आपकी जो अमाउंट होगी उनके पास। नेक्स्ट है क्लाउड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो आज प्रोवाइडर जो है, इसमें जो Amazon का नाम आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, ज्यादा Amazon वेब सर्विस, AWS आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है। आप उनसे सर्वर वो उनके सर्वर्स की सर्विस ले रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस उनसे ले रहे होते हैं। नेट मैजिक है, ये भी आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद है रैक स्पेस है, देन आपके रिलायंस कम्युनिकेशन है, ये साईफाई है, साईफाई टेक्नोलॉजी है, टाटा कम्युनिकेशन है, ये डिफरेंट आईएस प्रोवाइडर हैं, डिफरेंट आईएस प्रोवाइडर हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर। वो जो मैंने कुछ कम लिखे हैं, आप इससे ज्यादा है, आप और भी आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट। अब चेक कर लीजिएगा, और भी इसके सर्विस प्रोवाइडर आप लोगों को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके Amazon वेब सर्विस जो प्रोवाइड करता है, इसमें EC2 है, मैप रेड्यूस है, राउट 53 है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है। ये जो ऊपर मैंने मेंशन किए हुए हैं, जिस सभी उनकी डिटेल यहां पर मेंशन की है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पानियर, ये वाला जो EWS Amazon वाले जो हैं ये पानियर हैं। Amazon ऑफर ऑटो स्केलिंग
cloud monitoring and load balancing features as a part of its portfolio. सारे जो मेंशन किए हैं, ये वाले जो है, अगर आप हदूप का एक यूज करते हैं वो बिग डाटा मैनेजमेंट के लिए, तो वो सर्विस भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि ज्यादा हमारा जो फ्यूचर जो है वो बिग डाटा मैनेजमेंट पे आ रहा है। और जो छोटे छोटे हमारे अब जो डेटाबेसेस हैं, डेटाबेसेस का फ्यूचर में जो ट्रेंड है वो खत्म होगा। और क्योंकि जब हमारे पास जो डाटा आता है वो दो तरह, टू टाइप्स ऑफ डाटा है, वन इज स्ट्रक्चर्ड एंड अदर इज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। यू नो, एनीवन कैन डिफाइन structured and unstructured data? There are two types of data available on cloud, or simply say two types of data stored on cloud. One is structured and other is unstructured data. Anyone can define structured and unstructured data? Structured सर टेबुलर फॉर्म में होगा, अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्म। स्ट्रक्चर्ड है टेबुलर फॉर्म में होगा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। ये कोई और? स्ट्रक्चर्ड डाटा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या स्टूडेंट ने पढ़ना है? स्ट्रक्चर्ड डाटा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में डिफरेंस मैंने पूछा है। स्ट्रक्चर्ड डाटा वो होता है हमारे पास जो एक बोले प्लीज, सिद्रा रिपीट करें। स्ट्रक्चर्ड डाटा हमारे पास होता है जो मैनेज हुआ हुआ इजी। और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा मैनेज हुआ टेबुलर फॉर्म में जो होता है। रिपीट कीजिएगा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को, आपकी बात कट रही है। जी कोई और? स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है, वेल और फॉर्मेटेड होता है। जी ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो है वो उसमें कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता। डन हो गया। आपका जितने भी डेटाबेसेस हैं, डेटाबेसेस जितने भी यूज होती हैं, माईसीक्वल है, ओरेकल है, उसके बाद आपका सीक्वल सर्वर है, ये कौन सी डाटा को हैंडल करते हैं, स्ट्रक्चर्ड को अनस्ट्रक्चर्ड को? जी एनीवन? ये स्ट्रक्चर्ड डाटा को हैंडल करते हैं। स्ट्रक्चर्ड डाटा को हैंडल किया जाता है। तो देन हाउ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इज हैंडल्ड? वो कैसे हैंडल किया जाएगा और कौन हैंडल करेगा? पहले बताएं मुझे, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा आता क्या, कहां से, कौन सा डाटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है? ये दो तीन एग्जांपल अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की। बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, इमेज फाइल्स जो स्ट्रक्चर्ड डाटा तो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया ना, कि जो टेबल की फॉर्म में, डेटाबेस में डाटा स्टोर करते हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। मैं एग्री कर लिया, आप लोग ने एग्री कर लिया। फिर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा होगा? और फ्यूचर स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ये भी मुझे बताइएगा। सर ये जब हम गूगल पर सर्च करते हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं, लिंक्स आते हैं, वो सारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। डन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा, फ्यूचर स्ट्रक्चर्ड डाटा का है या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का है? सर इनफैक्ट अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड डाटा में हम सब कोई क्यूरी बताते हैं तो उस क्यूरी के अकॉर्डिंग हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिलते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में जब हम क्यूरी अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। ये बता, शकील बता रहा है, जसदुल्ला बता रहा है? सर मैं असदुल्ला बता रहा हूँ जी। म्यूट करें सर। रिपीट कीजिएगा प्लीज। सर कुछ लोगों में माइक ओपन है तो इसलिए आवाज कट रही है। प्लीज जिनके माइक ओपन है, माइक के रस को अपने म्यूट कर लीजिएगा। जी असदुल्ला। सर
स्ट्रक्चर डेटा पर जब हम क्यूरी अप्लाई करते हैं तो जो क्यूरी के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली हमें रिजल्ट मिल जाते हैं, लेकिन अनस्ट्रक्चर डेटा जो है वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होता है, और जब हम उसको भी क्यूरी अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ रेलेवेंट डेटा ही मिलता है और अनरेलेवेंट डेटा ही मिल जाता है। तो आई एग्री। फ्यूचर किसका है? फ्यूचर में कौन सा डाटा ज्यादा यूज होगा? स्ट्रक्चर्ड होगा या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा यूज होगा? असदुल्ला, डेटा में से स्ट्रक्चर डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोशिश की जा रही है। फ्यूचर में मैंने पूछा डाटा जो ज्यादा यूज होगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होगा? सर पता नहीं इस बारे में। पता नहीं जी। यानी अदर पर्सन, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के बारे में पूछ रहा हूँ। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जी खतीजा। सर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जो बड़ा स्कैटर्ड होता है, जो रैंडमली हम लोग कलेक्ट करते हैं, कोई भी सर्वेस कंडक्ट करके या इंटरव्यू करके जो रैंडमली डाटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अच्छा, इसके एग्जांपल आप दे सकते हैं मुझे खतीजा? फॉर्म करने के बाद मैनिपुलेशंस या कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने के बाद जो डाटा मिलेगा वो स्ट्रक्चर्ड है। सिद्रा अपना माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। कोई एग्जांपल दीजिएगा खतीजा मुझे। जैसे खतीजा कोई एग्जांपल दीजिएगा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की। सर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा सर जो भी हम लोग सर्वेस करते हैं किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए, सपोज हम लोग स्कूल का डाटा कलेक्ट करने के लिए। चले, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा। आज जो फ्यूचर है वो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ट्रैफिक, इस तरह की चीजें सुनने में आती है ना? स्मार्ट ट्रैफिक, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट होम, ऐसी बातें सुनने में आती है फ्यूचर में? सर जी सिद्रा खान। सर फ्यूचर में होगा क्योंकि स्ट्रक्चर्ड डाटा भी तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से ही बनता है, नॉर्मलाइज फॉर्म में लेकर आता है। सिद्रा रिपीट कीजिएगा। खतीजा ऑफ कीजिएगा माइक अपना। जी खतीजा, सिद्रा कुछ कह रहे हैं आप? फ्यूचर में अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ही होगा। फ्यूचर में अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होगा, ठीक है। मैं भी यही कहना चाह रहा था। मैंने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था जो हम स्मार्ट होम वगैरह के हम एग्जांपल देते हैं। स्मार्ट होम है, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट ट्रैफिक है, स्मार्ट पार्किंग है, स्मार्ट ई चालान है। ये किसकी एग्जांपल है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड? जी हेलो सर आई थिंक अनस्ट्रक्चर्ड हाफिज, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा प्लीज। सर ये अनस्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड है सर। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। फ्यूचर जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का है। और चले मैं बताता हूँ कि आपने घर में कैमरा लगाया है, सिक्योरिटी कैमरा लगाया, सीसीटीवी कैमरा लगाया, क्या उस सीसीटीवी जो कैमरा है उसका जो रिकॉर्ड है वो किसी डेटाबेस में स्टोर करेंगे आप? जी प्लीज। सीसीटीवी कैमरा का जो मेरे पास रिकॉर्ड आता है वो किसी, मैंने पूछा, वो किसी आप डेटाबेस में स्टोर करेंगे? सर हार्ड डिस्क पे समटाइम हम करेंगे फॉर 1 मंथ। एक्सक्यूज मी सर, मैंने जो स्ट्रक्चर डाटा की डेटाबेस की एग्जांपल दी है और उसमें स्ट्रक्चर डाटा की एग्जांपल दी है, और उसमें मैंने डेटाबेस जब बात करते हैं ना तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर डाटा जो माइंड में आता है सबसे पहली बात जब डेटाबेस की बात करेंगे। इट्स मीन स्ट्रक्चर डाटा, वो कोई सा भी। क्या हम अपने जो सीसीटीवी का रिकॉर्ड जो है वो किसी स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में या किसी डेटाबेस में स्टोर करेंगे हम? क्वेश्चन इज दिस। जी प्लीज एनीवन। खतीजा? नो सर नहीं करेंगे। वो तो हमारे लिए देखो, हमारे उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा तो हमारे पास चैलेंज भी दूसरा करवानी है। वो जो
डेली उसकी जो मूवी बनती जा रही है वो तो किसी भी डेटाबेस में स्टोर नहीं करेंगे, किसी टेबल में स्टोर करोगे मूवी को, जो मुसलसल स्ट्रीमिंग हो रही है वो किस डेटाबेस में स्टोर करोगे? तो जो फ्यूचर में अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का ज्यादा होगा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में से आपने जो रेलेवेंट रिकॉर्ड जो है वो सर्च करना होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाटा माइनिंग। अब अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में से कुछ रेलेवेंट रिकॉर्ड जो है वो सर्च कर लेते हैं और इसके लिए बिग डाटा मैनेजमेंट या फिर हडूप का भी एक जो बिग डाटा को हैंडल करने के लिए एक एग्जांपल है, हडूप यूज होता है। कोशिश करूंगा आप लोगों को हडूप का भी थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को दे दूं, बिग डाटा कैसे आपने हैंडल करना होता है क्लाउड के ऊपर जी। और ये सारी चीजें जो है, अब आपका डाटा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। अगर तो अनस्ट्रक्चर्ड आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा है देन देयर इज नो इशू टू एक्सपैंड योर हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर को एक्सपैंड करने की जरूरत आपको नहीं होगी। अगर आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा है तो वो सिंपल सा फॉर्म आगा, फॉर्म फिल करते जाएंगे, वो मिलियन रिकॉर्ड्स भी होंगे तो वो भी मैनेजेबल है। बट प्रॉब्लम इज दैट अगर आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा आता है वहां आपको ज्यादा उसके रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, ज्यादा हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है, आपकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ज्यादा वो में ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड करती है। सो इस पर्पस के लिए आपको हार्डवेयर एक्सपेंड करने की जरूरत पेश आती है। आप इमेजिन करेंगे कि एक मिनट के अंदर कितना व्हाट्सएप का कितना मैसेज होता है, या कितना डाटा का जो फ्लो है विद इन 1 मिनट टेराबाइट में, पेटाबाइट में, 1 मिनट के अंदर फ्लो ऑफ डाटा। जितने भी सर्विसेज हैं, ये कभी इस पे मैं आप लोगों को वो कभी बात करेंगे, इस पे जो डिफरेंट वो कंपोनेंट है क्लाउड के ऊपर, वो एक मिनट में कितना डाटा फ्लो किया जाता है, सर्वे आप लोगों को मैं चेक करवा दूंगा जी। इसमें नेट मैग्नेट सोल्यूशन है जिसके डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन की है। ये रैकस्पेस है, दिस क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म वेंडर focuses primarily on enterprise level। कुछ और है, नेक्स्ट है रेलियंस कम्युनिकेशन है, साइफाई टेक्नोलॉजी है, यार इसको आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मेरे पास है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो आपको मैंने बता दी है। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। Provide a platform on which software can be developed and deployed। आप एक प्रोग्रामर हैं, आपने सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करना है और उसको डिप्लॉय भी करना है और टेस्टिंग भी करनी है, तो आपको इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड होगा? आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप कहते हैं नहीं मेरे पास मशीन अच्छी होनी चाहिए जी, मेरे पास मशीन ऐसी हो जिसमें जीपीयू भी लगे हो, तो कौन सा आपको जहां पर रिक्वायर्ड होगा? उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जहां पर आपने प्रोग्रामिंग भी करनी है, उसकी टेस्टिंग भी करनी है, उसके डिप्लॉयमेंट करके उसको सब जो उसके एक्शन परफॉर्म करवाने हैं वो सारे से परफॉर्म करवाएंगे। द क्लाउड प्रोवाइडर अलाउज कस्टमर टू डिप्लॉय देयर ओन एप्लीकेशन यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टूल एटसेट्रा। आपने कोई एप्लीकेशन आपकी है, आप उस एप्लीकेशंस को आप डिप्लॉय करना चाहते हैं। डिप्लॉय करने के लिए डेफिनेटली आपको कुछ कोई प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड होगा। आपने .NET पे आपने काम किया हुआ है, आपने पाइथन में काम किया है, आप किसी भी आप जो टूल पे काम करते हैं, देन आपको डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए आप वो जो आपने पहले काम करना है उस स्पेसिफिक टूल्स में, तो वो स्पेसिफिक टूल्स आप कौन प्रोवाइड करेगा? अगर आप प्रोग्रामर हैं, आप .NET के प्रोग्रामर हैं, आपको .NET का टूल चाहिए। आप PHP के प्रोग्रामर, PHP के टूल्स आपको रिक्वायर्ड है।
आप, लेकिन ये सारा का सारा काम आपके अपने लोकल कंप्यूटर पे नहीं है। जस्ट लाइक आपकी वेबसाइट आपके पास आ रही है, वेबसाइट आपके पास है, उस वेबसाइट पे जी एक आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जाता है, उस पे जो चाहे आप क्लिक करके वो जो आपने वहां से एक्सेस किया होगा उसको यूटिलाइज कर, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप एक्सपर्ट है, जिसमें काम करना चाहते हैं सर, वही आपको मिल जाएगा। वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं होगा, बैकएंड पे चल रहा होगा, और सिर्फ आप उसको यूज करके उसे डिजायर या रिक्वायर्ड जो उसकी जो है अपने बेनिफिट्स ले सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो पास में क्या जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क आ जाते हैं, देन डेटाबेसेस आ जाती हैं, कुछ अदर टूल्स जो मैंने मेंशन किए, कुछ ग्राफिक्स है इसकी, accessible to various user via the same development applications। आप एक नहीं, मल्टीपल, उसने क्या accessible to various user via same development application। आप एक डेवलपमेंट एप्लीकेशन से आप डाटे को एक्सेस कर सकते हैं, डाटे को, किसी एप्लीकेशंस को, किसी को भी, वेरियस यूजर एक एप्लीकेशन। अच्छा, इसके और एग्जांपल भी है, डेटाबेस है, डेटाबेस को एक वक्त में एक यूजर नहीं, मल्टी यूजर जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं डेटाबेस को, एक नहीं मल्टीपल यूजर, ऐसा ही है। अब इसके एग्जांपल को बताएगा मुझे, मैंने कहा डेटाबेस को एक वक्त में मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे होते हैं। चलिए छोटे से एग्जांपल जिससे हर कोई फैमिलियर है, एटीएम, एटीएम के बैकएंड पे अगर आपका जो अकाउंट है एमसीबी में है सपोज, या बैंक अल हबीब में है, तो बैंक अल हबीब का सपोज कितना यूजर है, वो सारे सारे एटीएम यूज करते हैं सपोज, उनमें से आज तो 50% बल्कि 90% एटीएम यूज कर रहे हैं यूजर जो है। तो बैकएंड पे एक डेटाबेस है, तो सेम एप्लीकेशन जो है वो मल्टीपल यूजर सेम टाइम पे एक्सेस कर रहे होते हैं। अगर सपोज यही वाली एप्लीकेशन जो है आपके क्लाउड पे पड़ी हुई है, डेटाबेस क्लाउड पे है, तो आपका तो कुछ और उसी की फ्रेंड के 23 आ जाते हैं। सुन रहे हैं? हो गया जी सर। अच्छा खासा मसला भाई, वो जो लड़की क्लास में रोना शुरू हो गई, मैंने उसे कहा बेटा जी मैं आपको एक नंबर ज्यादा दे देता हूँ। आगे से कहती नहीं सर, मेरे क्रैप नंबर नहीं लेने, मेरे क्रैप नंबर क्यों। अच्छा जो फाइनल आया, कोई कह सकता है, जब फाइनल आया ना तो वही स्टूडेंट कहती प्लीज सर थोड़ा सा देखिएगा। मैंने कहा फिर वही बात आ गई ना क्रैप नंबर वाली, जो तो आप डिजर्व करते हैं मैं जरूर वो तो उसने सिर्फ देखने के लिए कहा था ना, आपको नंबर तो नहीं ना लिए फिर। बाद में फाइनल में क्या दिन सर वो देख लीजिएगा, वो नहीं जी उस नंबर का कहा है, बड़ी उम्मीद की मुझसे कहा सिर्फ देख लीजिएगा, नंबर नहीं देने। खैर वो मैं इतने ज्यादा, हाँ बिल्कुल स्टूडेंट फारग ना हो, पेपर में कुछ ना कुछ कर दे, इस काबिल हो जाता है कि मैं उसको पास कर दूं। ए ग्रेड अगर लेना है, A+ ग्रेड आपका आ सकता है अगर आप एक आर्टिकल बिफोर मिड अगर सबमिट करवा दें तो करना बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आप लोग माशाल्लाह सारे घर में हैं और फ्री भी हैं। यस सर। तो मेरी आप लोगों से जी एक रिक्वेस्ट भी है कि रिसर्च में आप इन हो, पूरे वीक में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक CR का मैसेज आता है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम होती है सर ये स्टूडेंट ऐसे हो गया, जिनके साथ ये अजय जैनम का मैसेज आया कि सर मैं ये टॉपिक करना चाहती हूँ, बस 2 स्टूडेंट का मैसेज है, एक स्टूडेंट का थोड़ा सा इश्यू था उसका मैसेज है। अभी आप लोगों के पास टाइम है, ये एक माह है रमजान में, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ परफॉर्म कर लें, इंट्रोडक्शन किसी प्रॉब्लम का लिख लें, लिटरेचर व्यू लिख लें। उसके बाद जैसे ही हमारा रमजान के बाद इंशाल्लाह जो ईद के बाद इनसे यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी, मैं सिमुलेशन आप लोगों को यूनिवर्सिटी में आकर
हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली करवाने को तैयार हो, हर एक को वो सिमुलेशन करवा दूंगा उनके प्रॉब्लम के, देन आप लोग एलिजिबल हैं ए ग्रेड के। तो मैंने थोड़ी देर पहले बाकी स्टूडेंट से प्रेजेंट नहीं थे, मैंने एक बात की थी, आप लोग सभी अपना टॉपिक एज सुन एज पॉसिबल आप चूज करें। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो और मुझे इनबॉक्स करें, किसी को सब्जेक्ट चूज करने में प्रॉब्लम है, वो टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम है, वो मुझे इनबॉक्स कर दे, मैं उसको गाइड कर देता हूं। फिर मैंने बोला था कि मेरे पास कुछ मेरा जो एरिया ऑफ रिसर्च जो है वो ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, तो वो हमने यूज करनी होती है, वो स्मार्ट सिटी, आईओटी इनेबल्ड डिवाइसेस, इसकी बेस पे, और बिग डाटा मैनेजमेंट। क्योंकि हमारे पास जो जितनी भी बिग डाटा को हैंडल करने के लिए, जब बिग डाटा के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं वो आईओटी डिवाइसेस होती हैं। वो आईओटी डिवाइसेस से सारा का सारा डाटा हमारे पास, जो हमारा डाटा वो क्लाउड के ऊपर स्टोर होता है। मैंने अपने वो उस क्लाउड के डाटा को मैनेज करना होता है। जो मेरी जो रिसर्च का एरिया है जो है, उसमें मैंने कुछ मशीन लर्निंग के टूल्स भी इस्तेमाल करने हैं, कुछ डीप लर्निंग के टूल भी मैंने इस्तेमाल करने हैं। जो आइडेंटिफिकेशंस का है, लास्ट टाइम मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, शायद मैंने पहले भी शेयर किया था। सपोज मैंने एक न्यू ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक जो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट का नाम लें प्लीज जो यूनिक हो। जी एनीवन, किसी एक ऑब्जेक्ट का नाम लें जो यूनिक हो। हेलो, जो कॉमन ना हो। ऑब्जेक्ट का जो जिसको मैं चाहता हूं कि मेरा कंप्यूटर जो है उसको आइडेंटिफाई करे, उस ऑब्जेक्ट को देखकर बता दीजिए फलाना ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपकी मर्जी का, चलो 40 स्टूडेंट्स हैं, मैंने एक ऑब्जेक्ट का नाम पूछा है, कोई सा एक ऑब्जेक्ट बताएं जिसमें जो बाद का काम है, मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट का नेम बताएं। हमारा सिस्टम जो है उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा, उसका नाम बताएगा ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। जी प्लीज। 80 सब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं, 80 ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी उसकी लाइब्रेरी में मौजूद है। मैं कहता हूं यूनिक सा हो जो उसकी अपनी लाइब्रेरी में मौजूद ना हो। जैसे कप है, मग है, मोबाइल फोन है, ह्यूमन है, पर्सन है, बोतल है, जिस तरह के ऑब्जेक्ट सारे के सारे जो वो ऑब्जेक्ट है। सिद्रा, आपने मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा मैसेज जो है, जो अपना टॉपिक है। जी मैंने ऑब्जेक्ट पूछा जी, प्लीज कोई एक ऑब्जेक्ट आप बताएं। प्लीज कोई सा ऑब्जेक्ट, कोई भी नहीं, सारे सो रहे हैं। सर यूनिक की समझ नहीं आ रही ना कि कौन सा यूनिक होगा, पता नहीं पहले कौन कौन से आइडेंटिफाइड हैं। आप किसी को, मैंने उसके नाम बता दिए, जैसे कि बोतल है, माउस है, कीबोर्ड है, एलसीडी है, और ये फ्लावर है, एरोप्लेन है, कार है, बस है, मोटरसाइकिल है, पर्सन है, या इस तरह के सारे वो ऑलरेडी डिटेक्टेड है। मैं कहता हूँ कि ऐसा हो जो ऑलरेडी उसके पास ना हो, हम उसको डिटेक्ट करवा लें। आपको आइडिया दे सकते हो सकता है वो उसके पास ना हो, आपके माइंड में हो। क्लब सर। जी, क्लब क्लॉक ऑलरेडी है। क्लॉक को वैसे करवा सकते हैं, अपने इंडिविजुअली करवा सकते हैं, वैसे ऑलरेडी है। वायर, हाँ वायर हो सकता है जी। अमीना ने कहा कि वायर है, वायर को वो डिटेक्ट कर लेगा। सर आयरन, आयरन इस्त्री की बात कर रहे हैं आप? जी सर। ये कर लेगा, ठीक है।
डन हो गया है। हम डिफरेंट आयरन की उसको शेप देंगे, देन मेरा मॉडल को ट्रेन करेगा और बता देगा, अगर वो आयरन की तस्वीर उसको दिखा देंगे वो बता देगा ये आयरन है। ये हो सकता है, पॉसिबल है। मैं कोई भी चाहता मेटल हो, हूँ जी प्लीज। कोई मेटल हो जैसे एल्यूमिनियम है। जी मेटल की कोई ना कोई शेप होगी ना। मेटल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो मेंशन करके बता सकते हैं। चले गैस खैर का आप सिलेंडर है, जी। जैसे सर गैस का सिलेंडर वगैरह। हाँ तो ठीक है, वो बता देगा गैस सिलेंडर है, नो इशू। जैसे क्लास में वो हमारी चेयर पड़ी हुई है, टेबल पड़े हुए है, वो सारा का सारा जो बता देगा। और इसमें सभी में हमने यूज करना क्लाउड ही, कि हमारी जो एप्लीकेशन क्लाउड पे है बाय यूजिंग कौन सी, इसमें वो हमारा सर्विस मॉडल यूज होगा, प्लेटफॉर्म एज सर्विस हमारा यूज होगा। क्लाउड के ऊपर हमारा जो मॉडल पड़ा होगा और हम उसे आइडेंटिफिकेशन करवा लेंगे, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करवा लेंगे। अब जरा सोचिएगा, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई और जिसकी एक हम एप्लीकेशन भी कर सकें, ये यूजफुल हो। जैसे लास्ट टाइम एक स्टूडेंट काम कर रहा था कि जैसे गाड़ी आती है, गाड़ी गाड़ी का नंबर प्लेट, एक इमेज है ना, वो नंबर प्लेट से सिर्फ नंबर रीड कर ले और बता दे जी फलां पर्सन इसका ऑनर है, सिर्फ नंबर रीड कर रहा है, नंबर रीड। और फिर ये भी बता दे कि ये अगर फॉर एग्जांपल आपके एमजीएल में गाड़ी आती है, वो नंबर वहां पर मशीन वो आपका सिस्टम लगा हो, वो बता दे कि ये गाड़ी जो है वो किसी गेस्ट की है या किसी फैकल्टी मेंबर की गाड़ी है, उसकी पार्किंग के लिए वो उसको डायरेक्शन दे दे। इस पे आप काम कर सकते हैं। जो प्लेस इसमें मैंने जितने भी हैं, मुझे इसी वीक मुझे इनबॉक्स कीजिएगा जिसपे वो काम करना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि एज पॉसिबल से इसी में रमजान में ही हम इसको कंप्लीट करें। हमारे पास टाइम है, आप घर में फ्री बैठ के ये काम कर सकते हैं। अगर ये काम कर लेते हैं, एक बात मैं आप लोगों के साथ एक क्लेम के साथ बात कह सकता हूं, अगर मेरा जो आर्टिकल आप लोग कर लेते हैं ना मेरे साथ, देन आप लोगों को थीसिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसानी से मैक्सिमम 3 या 4 माह में अपना थीसिस कंप्लीट मेरे से करवा लीजिएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। अदरवाइज रूले जाते हैं, यकीन करो थोड़े तो 3-3 4-4 साल पुराने लोग हैले बेचारे बैठे ने, थीसिस क्लियर नहीं हो रहे। ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, 3-3 साल बाद बेचारों का एमफिल कंप्लीट होता है, थीसिस ही कंप्लीट नहीं होता, पता ही नहीं होता कि करना क्या है। मैंने ऐसे स्टूडेंट थे जिसको 15-20 डेज, 1 माह के अंदर अंदर उनको ये कंप्लीट काम करवाया हुआ है। थीसिस की बात कर रहा हूं। उसमें ये बता दूं कि डिपेंड करता है स्टूडेंट क्या करना चाहता है। स्टूडेंट अगर स्टूडेंट खुद इंटरेस्ट लेता है, मैं कहता हूं स्टूडेंट 10% इंटरेस्ट ले ले, बाकी जो है 10% स्टूडेंट की अगर इंटरेस्ट है तो 90% मेरे पे छोड़ दे भाई। 90% काम करवाना मेरा काम है। आपका काम सिर्फ जो होता है वो इंट्रोडक्शन लिटरेचर भी लिखना होता है, उसके बाद आती है सिमुलेशंस। वो जो 90% काम वो सिमुलेशंस का होता है, जिसमें स्टूडेंट अटक जाता है कि मैं करूं क्या। अब जहां पर चलो वो मैंने ये वाला इंट्रोडक्शन तो लिख लिया, मैंने वेबसाइट से वो इधर उधर से लिख लिया, डिफरेंट पेपर से मैंने उसका इंट्रोडक्शन उठाकर लिख लिया रेलिवेंट। अब जब आती है सिमुलेशंस आती हैं, वहां पर स्टूडेंट अटक जाता है कि मैं क्या करूं। जहां पर भी वो काम करवाना मेरा काम है, सिमुलेशंस वाला। वो डीप लर्निंग का काम है, वो मशीन लर्निंग का काम है, वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का काम है, वो क्लासिफिकेशंस का है, वो क्लस्टरिंग का है, वो कुछ भी है, एवरीथिंग। बिग डाटा की प्रॉब्लम है, क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रॉब्लम है रिलेटेड टू बिग डाटा, आई विल प्रोवाइड सोल्यूशन इंशाल्लाह। बट मुझे आप लोगों की 10% में बोला ना, 10% कोऑर्डिनेशन आप लोगों की चाहिए।
अदरवाइज पता क्या होता है, अदरवाइज जो स्टूडेंट हमारे नहीं निकलते उसमें 99% एफर्ट स्टूडेंट की होती है, 1% एफर्ट टीचर की होती है। 99% स्टूडेंट जिससे बेचारे को पता ही नहीं होता कि मैं करना क्या बच्चे को, इधर उधर टकरे मार के एंड पे उधर से पूछ उससे पूछ, फिर कहीं जाकर वो क्लियर होता है। टीचर नहीं टाइम देते भाई। मैं तो ये कहता हूं 10% आप एफर्ट करें, 90% आप लोगों से, मैंने कहा आप लोगों ने, हमें नहीं, मुझे नहीं कहा कि हम जो रिसर्च में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, मैं कह रहा हूं कि करेंगे। अगर कर लेते हैं देन आप लोगों के ब्यारे नहीं आ रहे हैं, पीएचडी आसानी से हो जाएगी। और एक बार मैं बता दूं कि आप लोग टारगेट करें पीएचडी को। अगर आज आपकी सैलरी जो है 50,000 है या 60,000 है, आफ्टर पीएचडी आपकी सैलरी पता क्या होगी? 150 स्टार्ट पे 150 पे आपको लिया जाता है जब पीएचडी कर लेते हैं। मिनिमम बता रहा हूं, एचईसी कहती है 130 आप जो पीएचडी को हायर करोगे मिनिमम 130 आप पे करोगे। तो पीएचडी के लिए बहुत ज्यादा आपको पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने उस जो पीएचडी करना वो उसमें रिसर्च है भाई आपकी, बस। कोई किताबें आपने नहीं पढ़नी, कोई आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ रिसर्च आपने करनी है। वो रिसर्च हमारे पाकिस्तान की रिसर्च आपको पता ही है इतनी ज्यादा ऑथेंटिक होती नहीं है, बट जो इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा वो आप लोगों के लिए ऑथेंटिक होगी इंशाल्लाह। ये वो एक होता है कि चलो 2 नंबर लगा लेते हैं। हमारे अक्सर जो डॉक्टर्स होते हैं फेक काम करवा के चलो डिग्री दिलवा दी। फेक काम से मुराद वो काम इतना ऑथेंटिक नहीं होता जब वो काम इतना रिसर्च में उसकी इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं होती। इस तरह की बात कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा 2 नंबर काम करवा दीजिए, नहीं कह रहा मैं। इतना ऑथेंटिक नहीं होता, ऑथेंटिसिटी उसकी इतनी नहीं होती। बस अपना टॉपिक प्रूव करवा लिया, टॉपिक जैसे प्रूव हो गया रिसर्च का, चलो इस पे वो 50-60 पेजेस का थोड़ा सा उसने इंट्रोडक्शन लिटरेचर लिख लिया, स्टोरी लिख ली, देन उसके बाद वो पेपर प्रिंट करवा दिया, हो जाता है बहुत से। बट अगर काम अच्छा किया हो उसमें आपकी वर्थ है फ्यूचर के लिए। वैसे आज गुडलक जी है कि मेरे पास 44 स्टूडेंट प्रेजेंट है माशाल्लाह। अच्छा जी, भी क्लास का टाइम थोड़ा सा है, इसको मीटिंग को लिसन प्लीज एवरीबॉडी, इसको मीटिंग को एंड करके दोबारा मैं स्टार्ट करता हूं ताकि वो हमारा बीच में ड्रॉप ना हो। सुन रहे हो? सर ठीक है, हाँ जी ओके सर, दोबारा से रिज्वाइन करते हैं। 6 मिनट्स रहते हैं, यस सर। आपको 6 मिनट ऑफ हो जाएगा, फिर दोबारा इसको ज्वाइन करके दोबारा फिर मैं लेक्चर अपना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके सर, ओके सर, ओके सर। उससे पहले मैं अगेन रिपीट कर दूं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने टॉपिक्स आपने मुझे सबमिट करवा दीजिएगा। उसमें प्रॉब्लम देख लीजिएगा कौन सा आपने चूज करना है। अच्छा, एक और मुझे बताइएगा कि आप में से आईटी टीचर कितने हैं? हैंड रेज करें यार आईटी टीचर। आईटी टीचर कोई नहीं है? अच्छा, कलीमुल्ला है। कलीमुल्ला आप किस इंस्टीट्यूट में है, स्कूल में है? कोई साहब दोबारा पूछिएगा। कलीमुल्ला आप आईटी टीचर हैं? आईटी टीचर या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में है या किसी और जगह पे जो टीचिंग में है? टीचिंग में कितने लोग हैं? मतलब टीचिंग में नहीं हूँ मैं, टीचिंग में प्राइवेट कितने? जॉब है। सर मैं टीचिंग में हूँ। हैंड रेज कीजिएगा जो टीचिंग में, मैंने वो कहा है। सर हैंड रेज किया हुआ है। जी, वो शुरू में काफी ज्यादा है। अच्छा 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 अच्छा, जिन्हें हैंड रेज किए सारे के सारे आईटी टीचर हैं जी? यस सर। गुड। अच्छा, एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से? जी सर। आप लोगों ने जी जी। एमफिल किस क्यों ज्वाइन किया है?
5,000 के लिए तो नहीं किया। सर मैंने ज्वाइन किया ताकि मैं यूनिवर्सिटी में जा सकूं, आगे पीएचडी कंटिन्यू कर सकूं। ये आप नाम क्या आपका? शकील सर। शकील, माशाल्लाह सर इनके इन्हीं इरादों की वजह से लॉकडाउन हो गया जी, पैशन होना चाहिए। और बाकी सिर्फ अगर आप माइंड ना करें तो सिर्फ 5,000 का चक्कर तो नहीं है। नो सर, पीएचडी की नहीं सर वो तो है ही है, लेकिन साथ साथ नॉलेज वो अगर आप सिर्फ 5,000 के लिए आते हैं तो मैं आपको तो ये रिकमेंड नहीं करता कि 5,000 के लिए आप ये वाला जो इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो आपकी 5 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो पे आने वाले वो 10-12 सालों में आपकी ये रिकवरी होती है आपने भी जो इन्वेस्टमेंट की है। अगर आप इस करना चाहते हैं तो वो पीएचडी को टारगेट कीजिएगा। तो आपके बाकी और भी टीचर जो हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, कुछ ने कर ली है, जैसे बहुत सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो पीएचडी कर रहे हैं। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। कुछ ऐसे भी एक बात बताऊं, स्पेशली जिन लोगों ने हैंड रेज किए हैं, कुछ ऐसे भी आईटी टीचर हैं जिन्होंने अपनी जॉब को गुड बाय कह के पीएचडी स्टार्ट की है। उनमें से एक मेरा फ्रेंड भी है, वो कहता है सर देखें मैंने ये 3 साल है मेरे लगेंगे इंशाल्लाह, 3 साल में कहता मेरी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, और मुझे गवर्नमेंट दे रही है अभी जब मुझे 55 दे रही है गवर्नमेंट। कह रहे वो मैं बूढ़ा और रिटायरमेंट हो जाऊंगा, मेरे 1.5 लाख सैलरी नहीं होनी। आप में से हो सकती है 1.5 लाख सैलरी रिटायरमेंट तक आप लोगों के अगर आईटी टीचर रहते हैं तो? जी प्लीज हो जाएगा। बता सकते हैं कि आईटी टीचर अच्छा आईटी टीचर की प्रमोशन भी नहीं है मार खा लीडर आप लोगों का काशिफ शहजाद चौधरी। मैं तुझे कल मार दिया ना, तूने कहाँ किया, मुझे ला के देना वो वाला। वो बताया करता है कि वो प्रमोशन भी नहीं है, प्रमोशन भी नहीं है। तो आईटी टीचर आपने ज्वाइन करना, आईटी टीचर ही आपने रिटायरमेंट होनी है आप लोगों की। ये सर ये तो है। तो मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट आप लोगों को 1.5 लाख तक पे कर देगी एंड तक, रिटायरमेंट तक। प्राइवेट में मैं ले रहा हूँ, 1.5 लाख तो नहीं है, एक मैं आईटी टीचर की बात कर रहा हूँ सर। एक तक जाएगी सर? नहीं सर जी, ये कह रहा हूँ आईटी टीचर में नहीं तो दूसरी फील्ड में, प्रोग्रामिंग में, इसमें मैं 1 लाख से ज्यादा ले रहा हूँ। मैं सिर्फ आईटी टीचर की बात कर रहा हूँ सर। आईटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है आईटी टीचर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सर। तो मैं मेरी रिकमेंडेशन है सभी से, आपने ज्वाइन की है वेल एंड गुड, बट ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको टारगेट करें, रिसर्च में थोड़े से इंटरेस्ट लें, टारगेट करें पीएचडी को। पीएचडी करते हैं तो आपकी एटलीस्ट मैं कह रहा हूं आपकी जो है 1.5 लाख तो वो किसी इंस्टीट्यूट में आप यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करते हैं तो वो उसकी है। अगर आप यूसीबी की साइड पे चले जाते हैं तो वो उसकी और भी ज्यादा हो जाती है, 2.5-3 के करीब देते हैं वो। और इसके अलावा अगर आप किसी जगह पे विजिटिंग लेक्चर पढ़ाते हैं तो आपको एक सेशन का 4 से 5,000 आपको पे करते हैं। एक सेशन 2 आवर का होता है, और 1.5 आवर का जो 2 आवर का। अच्छे इंस्टीट्यूट जो है इतना आपको पे कर देते हैं। नॉर्मल इंस्टीट्यूट आपको 1 आवर का 2,000 पे करते हैं, नॉर्मल इंस्टीट्यूट 1 आवर का। अच्छे इंस्टीट्यूट जो है 1 आवर का 2,500 और 2 आवर का 5,000 पे कर देते हैं आपको। अगर ये सब कुछ पीएचडी के बाद, और मुश्किल नहीं है, आप फ्री बैठे घर में बैठे सारा काम आपकी जॉब के साथ साथ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये कि आप अपने आप को थोड़ा सा ये जो होम ट्यूशन वगैरह है में से काफी स्टूडेंट ने किए, लेकिन वो एक और काम करेंगे। मुझे जब मैसेज करते हैं ना आप लोग, नीचे प्लीज अपना सिग्नेचर नेम जरूर मेंशन किया करें। अब मुझे नहीं पता वो किसका है, मेरे पास सभी के नंबर सेव नहीं है। नीचे नेम जरूर वो मेंशन कर दिया करें कि मैसेज जो किसने किए है, उसका नेम प्लीज जरूर मेंशन करें। नेम सिग्नेचर में आपके पता क्या होता है, आपका नेम होता है और आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है और आपकी क्लास होती है, जरूर आपके
मुझे अगर मैसेज फर्स्ट टाइम करना है या किसी को फर्स्ट टाइम करें तो नीचे सिग्नेचर पे जरूर आप मैसेज करें, लिखा होना चाहिए। बाकी जब एक बार वो आपका मैसेज चला जाता है, जो नेक्स्ट पर्सन जो है वो आपका नंबर हो सकता है वो सेव कर ले, अगर वो सेव कर दोबारा वो मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन नीचे जरूर मेंशन किया करें। मैसेज जब करते हैं अपना नेम जरूर मेंशन कीजिए। स्टार्ट करते हैं दोबारा हम। जी, बात हम कर रहे थे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने भी कर ली हैं। सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस ऑफ फ्रेमवर्क, प्रोवाइड एबिलिटी टू ऑटो स्केल। उसके बाद मेरे पास जो है नेक्स्ट ये कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो मुझे प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। गूगल ऐप इंजन है। अच्छा, मैंने जो ज्यादातर इस्तेमाल किए हैं वो गूगल का प्लेटफॉर्म यूज किया है। उसमें गूगल कोलैब को ज्यादा यूज किया है मैंने, और बहुत कम इस्तेमाल किया है विंडो अज़ोर को। विंडो अज़ोर का भी इस्तेमाल किया था। ये विंडो अज़ोर का मैंने इस्तेमाल किया था जो ऑनलाइन सिस्टम बनाने के लिए, जो मुझे अज़ोर जो सर्विस देता था कि मैं अपनी एप्लीकेशन उसके पास अपलोड करवाता था। मेरा एक स्टूडेंट आता, स्टूडेंट का फेस रीड होता, फेस रीड होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट अज़ोर के सर्वर के पास जाता, मेरे बाकी जो इमेजेस थे जो वो वहां पर पड़े थे उसके साथ मैचिंग करके वो उसके अटेंडेंस मार्क करता था। माइक्रोसॉफ्ट अज़ोर का इस्तेमाल। इसके अलावा कुछ और भी मेंशन किए हैं। salesforce.com है जो प्लेटफॉर्म सर्विस की फैसिलिटी आपको दे देती है। विंडोज अज़ोर का मेंशन कर दिया, एप्पल फोग है, ओपन शिफ्ट है, क्लाउड फाउंड्री जो है, ये डिफरेंट फ्रॉम VMware है। ये डिफरेंट आपके जो पास प्रोवाइडर्स हैं। देन आगे इसकी थोड़ी सी मैंने डिस्क्रिप्शन मेंशन की है, इसको जस्ट आप लोगों ने रीड कर लेना है। नेक्स्ट है मेरे पास सास है। आप लोग जो ज्यादा काम करते हैं वो सास वाला कर रहे होते हैं। आप लोगों ने जो करना वो सास सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि सबसे जो चीपेस्ट आपको मिल जाता है, सबसे जो कम कॉस्ट पे मिल जाता है वो सॉफ्टवेयर एज सर्विस है। समटाइम आपको बिल्कुल टोटली फ्री भी मिल जाते हैं। मैंने जो बात मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपसे कहा था कि सपोज मैं जो माइक्रोसॉफ्ट वीडियो का जो और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने यूज करना है, अब मुझे वो परचेज करना पड़ेगा, तो उसका अल्टरनेट जो है मैंने उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है या DFD मैंने ड्रॉ करनी है। वो डिफरेंट आर्किटेक्चर फ्लो चार्ट मैंने बनाने हैं, फ्लो डायग्राम मैंने बनाने हैं। उसके लिए मुझे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल की जरूरत है। अब मुझे वो परचेज करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। बात नोट कर रहे हैं, मैंने बोला आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप उसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उसको रजिस्टर करवाएंगे, नहीं तो आप अलग से उसकी वो जो क्रैक वर्जन सर्च करेंगे। ये सारी एफर्ट करनी पड़ेगी। देन हो सकता है कि आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ आपका वो क्रैक वो जो एक्सपायर हो जाए। आपने तो आपके पास रजिस्टर्ड वर्जन नहीं होगा। अगर आप थोड़े से कम पैसों पे ये वाला अगर सॉफ्टवेयर वहां से उनसे ले लेते हैं तो ये वाला जो मैंने बोला था Dra.io, ये तो फ्री है। अगर वो कहते हैं कि आप इसको फाइल को आप वहां पर ड्रा करें ऑनलाइन, और ड्रा करने के बाद आप उसको दोबारा आप सेव कर सकते हैं एज इमेज, जिस फॉर्मेट में आप चाहे सेव कर लें। ज्यादा में इमेज रिक्वायर्ड होता है। और फिर ये कि आप अपने गूगल ड्राइव पे सेव करना चाहते हैं उसको, या अपने लोकल कंप्यूटर पे सेव करना चाहते हैं, या उसके अपने पास सेव करवाना चाहते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। फिर आपको ये भी नहीं है कि मैंने अपने डाटे को लेकर वो USB में लेके जाना है, डाटा को मेल करूंगा,
या डाटा को फलान जगह पे लेके जाऊंगा, मुझे अपना लैपटॉप साथ ले जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जस्ट जो एप्लीकेशन आपने यूज करनी है वो मोबाइल पे आप उसको साथ ले जाएं, मोबाइल पे आप उसको एक्सेस कर लें, जहां से आप चाहें आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, जहां से आप चाहें, और जिस सिटी से चाहें, जिस कंट्री से चाहें, वो एक्सेस आपके पास है। आपको उसका यूजर नेम पासवर्ड आपको असाइन किया जाएगा, जिसको यूज करते हुए आप उसको एक्सेस कर लोगे किसी भी जगह पर। जानोगे जी, ये प्लस पॉइंट है क्लाउड का। और उसमें मैंने कहा जो नॉर्मली यूज होती हैं वो कस्टमर मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है वो नॉर्मली वो भी आप इससे ले सकते हैं। जैसे मेल सर्विस आप लोगों को सारे के सारे देते हैं, वो फ्री देते हैं। वो अब कहते हैं कि नहीं, अगर आप कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस के लेना चाहते हैं, ज्यादा इसके फीचर्स रिक्वायर्ड हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी है वो उसका, सॉरी गूगल भी कहता है, तो देन आप उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन स्यूट के तौर पर आती है, जो कंपनी स्यूट के तौर पर आती है, उसके लिए आप उसको पे करना होगा। उसके साथ वैसे आपको कम फीचर मिलते हैं, जब आप उसको अपने वो परचेज करते हैं देन आपको ज्यादा फीचर उसके मिल जाते हैं। देन मेरे पास था इसके जो सास के जो क्रस्टिक्स है, मैनेज्ड फ्रॉम द सेंट्रल लोकेशन। जिस सेंट्रल लोकेशन से वो जो आपका प्रोवाइडर है वही इसको मैनेज करता है। होस्टेड ऑन रिमोट सर्वर्स, ये रिमोट सर्वर पे होस्ट होगा। एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट के जरिए एक्सेस होगा। यूजर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपडेट। अब आपको ना तो हार्डवेयर को अपडेट करने की जरूरत है ना सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है। समटाइम ऐसे कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कहता है नहीं जी मैं तो विंडोज 7 पे नहीं चलूंगा, मैं विंडोज 32 बिट पे नहीं चलूंगा। ऐसे तो बहुत इशू बनते हैं जो 32 बिट और 64 बिट वाला, तो आप लोगों के साथ अक्सर एक्सपीरियंस हुआ होगा। हुआ एक्सपीरियंस इसका 32 64 बिट वाला? यस सर जी, वो कहते नहीं जी इसका 64 बिट ही होगा। जब आप इस पर्पस के लिए यूजर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपडेटेड आर अप्लाइड ऑटोमेटिकली, उसकी जो अपडेट्स होंगे ऑटोमेटिकली वहां पर ये अप्लाई हो जाएंगे। आपको जो मिलेगा वो अपडेटेड वर्जन मिलेगा। उसके बाद एक और ना लास्ट वाला पॉइंट देखेगा जी, तकरीबन हर एक में आ जाता है, सर्विसेज आर परचेज्ड ऑन पे एज पर यूज बेसिस। इस सेंटेंस का कोई आइडिया है? पे एज पर यूज, तो जितना यूज किया जाएगा उतना ही जितने आवर्स आप उसको यूज करेंगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। इसके एग्जांपल बार बार देता हूं कि हमारे पिक्सेल की तरह जब बाकी उसकी तरह नहीं था कि नहीं जी आपको लैंडलाइन तो वो जो रेंट तो आना ही आना है, आप वो टेलीफोन इस्तेमाल करें ना करें, बाकी चार्जेस और बहुत से हैं। हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बहुत सब बल्कि सारी ऐसे करती हैं, आपको लेते हैं भाई एक माह इस्तेमाल करना करें, नहीं करना ना करें, बट आपको हमें जो देते आपको एक माह बाद एक्सपायर हो जाएगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जितना यूज कर लो आगे वो एक्सटेंड होता जाएगा। अच्छा, दूसरा जो हमारे स्टूडेंट जो है वो 46 आ जाए, वैसे स्ट्रेंथ हमारी 44 की 45 की है। लिसन, मैंने पूछा स्ट्रेंथ हमारी 45 की 46 की है। इस वक्त मेरे पास 46 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। कि हमारे पास 46 ही क्लास में, मेरे पास जो क्लास की अटेंडेंस है उसमें 45 है जी। सर 45 के करीब ही। चले खैर, एडिशनल आ गया होगा दूसरी क्लास का। अच्छा, डन हो गया जी इसका। देन मेरे पास है जी, जिसके सर्विस प्रोवाइडर कुछ है, जैसे वो पहले वाला सेल फोर्स मैंने मेंशन किया था,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। ये इसके भी एग्जांपल मैंने आप लोगों को बोली थी, ऑफिस 365। मैंने पूछा भी था आप में से कोई इस्तेमाल कर रहा है ऑफिस 365? आप में से कर रहा है कोई? ये कर रहा है कोई आप में से? नो सर। आप में से कोई ऑफिस 365 यूज करता है? नो सर। वैसे जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया आप उनसे लॉग इन हो जाते हैं, देन आप जो ऑफिस 365 यूज कर सकते हैं। आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये ट्रायल वर्जन आप लोगों के लिए होगा, आई थिंक सो जी। उसके बाद गूगल ऐप तो सभी यूज करते होंगे। किसने गूगल ऐप यूज किया आप में से? आप में से किसने को गूगल ऐप यूज की है? यस कौन सी की है? कौन सी की है? ईमेल के अलावा बताना है। ईमेल के अलावा तो ये इमो वगैरह भी तो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और सर डू यूज की है मैंने। ठीक हो गया जी। बेशुमार, अगर एक बार पता है मुझे कहाँ मिलती है आपको एप्स इसकी? अगर नहीं तो मैं आप लोगों को, अगर मैं जहां पर लॉग इन हूं, एक सेकंड यार, और ये वाले जब 9 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर? यस सर आ रहे हैं। सारी इसकी क्या है? कॉन्टैक्ट है, उसके अलावा कैलेंडर है, न्यूज है। डन हो गया। इसकी फर्दर एप्लीकेशन है और ज्यादा भी यहां से व्यू कर सकते हैं। जी। उसके बाद नेक्स्ट था, इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया हुआ है। जैसे सेल्सफोर्स है, ऑन डिमांड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 ऑनलाइन ऑफिस सूट है। ये सारे ऑफिस सूट ऑनलाइन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। गूगल ऐप है, जीमेल है, गूगल कैलेंडर है, डॉक्स है एंड साइट्स है। अभी मैं आप लोगों को व्यू करवा दिए, ये भी आप लोगों ने व्यू किए ये वाली चीजें। गूगल एप्स, इसमें जीमेल की ऑप्शन थी, इसके अलावा गूगल कैलेंडर की ऑप्शन थी, डॉक्स की ऑप्शन है एंड साइट्स के भी आप लोगों को व्यू करवा चुका हूँ। जी 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 जी। डिफरेंट इसके जो प्रोवाइडर हैं प्लस उनके जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन आस पास एंड सास। ये कुछ जो है जो मैनेज्ड बाय यू, नीचे एक पॉइंट आ गया, ये वाला जो रेड से कलर में है और एक ब्लू कलर में है, ये मैनेज बाय यू है और ये मैनेज बाय वेंडर है। ब्लू कलर वाला वेंडर प्रोवाइडर, ये सारा वो मैनेज कर रहा है। अगर सास पे नोट करें यार, सास में सारे क्या है? ब्लू है। ये सास वाला सारे ब्लू है। जी सर। बट इट्स मेन ब्लू। ये सास का मतलब क्या है और ये ब्लू क्यों दिए? मैनेज बाय वेंडर से क्या मुराद है और उसमें क्या क्या एप्लीकेशन है, डाटा है, रन टाइम है, मिडलवेयर है, ओएस है, वर्चुअलाइजेशन है, सर्वर है, स्टोरेज है, नेटवर्किंग है। व्हाट इट्स मेन? जो प्रोवाइडर है वही मैनेज करेंगे इनको। ये सब कुछ जो मैनेज बाय प्रोवाइडर, ये प्रोवाइडर सब कुछ मैनेज करेगा। आपने इसमें से कुछ प्रोवाइडर, आप कुछ इसको कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ वो जैसे है ना कि आप ये चीज यदि आप व्यू इस्तेमाल करना कर लें, ये आपके पास सिर्फ आपके सामने मैनेज करना, अपडेट करना सारा उसको। देन पास पे के एप्लीकेशन और डाटा आप करेंगे। बाकी सारा का सारा काम जो है वो हैंडल्स और मैनेज बाय प्रोवाइडर जो है। देन मेरे पास जो आ जाता है क्या है?
इसमें तकरीबन एप्लीकेशन जो है, डाटा जो है, रन टाइम है, मिडलवेयर है, जो ओएस है, ये सारे यूजर मैनेज करेगा। और नीचे जो सर्वर्स वगैरह हैं, स्टोरेज है, नेटवर्किंग है, वर्चुअलाइजेशन जो है, ये वो खुद आप मैनेज करेंगे प्रयास में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। आपने सर्वर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन वही इसकी परफॉर्म करेंगे, आपको अलग से एडमिनिस्ट्रेटर हायर करने की जरूरत नहीं है। उसके जो जो फीचर्स आपको सर्वर के रिक्वायर्ड होंगे वो आप उसके यूज करते जाएंगे, उसको फ्लेक्सिबल होगा। नहीं मेरे पास है लाइफ साइकिल जो है, ये शायद मैंने पहले आपको असाइनमेंट दी थी, लाइफ साइकिल। नो सर। नो सर नहीं। जी, लाइफ साइकिल ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग सोल्यूशन। सबसे पहले एक्टिविटी क्या होती है? डिफाइन द पर्पस। अगर आपने स्विच होना है, किसी ने स्विच होना है, तो सबसे पहला क्या होगा? पर्पस डिफाइन करना होगा। अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, डिटरमाइन व्हाट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन यू रन ऑन द क्लाउड। सबसे पहला पॉइंट कौन सा जी? पर्पस डिफाइन करना है आपने। फिर दूसरा, वो कौन सी एप्लीकेशन, किस टाइप की एप्लीकेशन है जो आपने क्लाउड के ऊपर रन करनी है। धन्यवाद जी, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डिफाइन द हार्डवेयर। जब अमेज़न ऊपर जो आइकॉन्स आपको नजर आ रहे हैं जी, जो आइकन नजर आ रहे हैं, जिसके आइकन है वो AWS के आइकन है, लैम्डा है, इलास्टिक कंटेनर है। डिफाइन द हार्डवेयर। आपको हार्डवेयर किस तरह का रिक्वायर्ड है? चूज अ कंप्यूट सर्विसेज दैट विल provide the right support where you resize the compute capacity in the cloud to run application program। आपको हार्डवेयर किस तरह का रिक्वायर्ड है, और जिसके लिए सेकंड आपका जो पॉइंट दिया जाता है। थर्ड पॉइंट में आपको स्टोरेज कितनी रिक्वायर्ड है? Storage. Choose a storage service where you can backup and archive your data over the internet। कितनी स्टोरेज आपको रिक्वायर्ड है? अपने बैकअप डाटा का लेना है या नहीं लेना, वो डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट या योर नेचर ऑफ डाटा। आप किस तरह का, आप कैसा स्टोरेज आपको रिक्वायर्ड है, कैसी स्टोरेज आपको रिक्वायर्ड है। ये थर्ड पॉइंट आपका था। देन स्टोरेज की बात है नेटवर्क। डिफाइन नेटवर्क आप डिफाइन करेंगे। डिफाइन द नेटवर्क दैट सिक्योरली डिलीवर डाटा, वीडियोज, एप्लीकेशन एटसेट्रा विद लो लेटेंसी एंड हाई ट्रांसफर रेट। अच्छा, जहां दो बातें उसने की है, लो लेटेंसी एंड हाई ट्रांसफर रेट। नेटवर्क किस तरह का रिक्वायर्ड है? लो लेटेंसी रेट, हाई ट्रांसफर रेट। इसको आप में से ब्रीफ करेगा जी, प्लीज इसको ब्रीफ करेगा कोई? जी प्लीज। लो लेटेंसी, व्हाट इज लो लेटेंसी एंड हाई ट्रांसफर स्पीड? हेलो सर, जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसमें कोई गैप तो नहीं आ रहे, वो कम से कम और हाई स्पीड पे हो। अच्छा जी, सर्विस आप कौन देगा? क्लाउड प्रोवाइडर देंगे जी? यस सर, पक्की बात है। हाई ट्रांसफर रेट, लो लेटेंसी, जो डिफाइंड नेटवर्क की सर्विस कौन देगा आपको? क्लाउड वाले देंगे या और देगा? ये इंटरनेट कोई कंपनी देगी।
इंटरनेट प्रोवाइडर देंगे। प्रोवाइडर देगा, जब थर्ड कंपनी होगी। जल्दी कीजिए, सिर्फ 10 मिनट रहते हैं। चले, इसका भी लो लेटेंसी का तो आइडिया है ना। वो कहते हैं कि जो डाटा आ रहा है ना वो लो लेटेंसी से ना आए, रुक रुक के डाटा ना आए, उसकी हाई स्पीड होनी चाहिए। डाटा आपका ब्रेक होकर ना आए, सारा डाटा आपका डाटा आपके पास पहुंचता जाए हाई स्पीड। डिफाइन सिक्योरिटी, आपका डाटा कितना इंपॉर्टेंट है। सेट योर सिक्योरिटी सर्विस विच एनेबल सर्विसेज फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन और लिमिटिंग access to the contained set of user on your AWS Amazon Web Services resources। आप ऑथेंटिकेशन कितने स्ट्रॉन्ग हो, डाटा आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा आपके डाटा को एक्सेस कर सकता है, आपने सिक्योरिटी को डिफाइन करना है। जो आप लोग डिफाइन करते हैं जब AWS पे अपना परचेज कर रहे हो। सर आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है? सर अब आ रही है, इसमें वो नॉइज आ रहा है काफी ज्यादा। प्लीज बाकी लोग जो है अपने माइक को म्यूट कर दीजिएगा। जी, लाइफ साइकिल ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग नेक्स्ट में जो आता है मेरे पास डिफाइन मैनेजमेंट प्रोसेसिंग एंड टूल्स। मैनेजमेंट प्रोसेसिंग एंड टूल्स, सॉरी मैनेजमेंट प्रोसेसेस एंड टूल। आपके पास कौन कौन से मैनेजमेंट प्रोसेसर रिक्वायर्ड है, कौन से टूल्स रिक्वायर्ड है, वो भी आपने डिफाइन करना होगा। और अब आपने इसके ऊपर जो अगर स्विच ओवर हो जाते हैं क्लाउड के ऊपर, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। उसको आप इसमें कंप्यूटर क्लाउड के ऊपर अपने डाटे को लेकर आ जाते हैं, जो भी आपने सर्विसेज के ऊपर रन करने होते हैं, देन आपका प्रोसेस है उसको टेस्ट करना होता है। इंप्लीमेंट करने से पहले टेस्टिंग फेज है। वेरीफाई द प्रोसेस यूजिंग AWS developer tools where you can build, test and deploy your code quickly। नेक्स्ट हमारे पास जो है एनालिटिक्स है। Finally, analyze and visualize data by using analytics services where you can start querying and instantly and get results। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही काफी है, और मैं ये कोशिश करता हूँ ये वाले भी अगर आपको रिक्वायर्ड हैं ये स्लाइड्स भी मैं अपलोड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यस सर, करते हैं सर। जरूर सर। जी सर, कर दो जी। किसी की और क्यूरी, कोई क्वेश्चन? आज 46 स्टूडेंट प्रेजेंट थे आज। सर एक स्टूडेंट ने डबल लॉगिन किया हुआ है, इस वजह से 46 शो हो रहे हैं। अच्छा, वो मेरे ख्याल वो मोबाइल से भी होगा तो वो सिस्टम से भी होगा। जी जी सर, ऐसे ही है। चलें, कोई बात नहीं सर। वैसे पूरी क्लास प्रेजेंट है आज भी। माशाल्लाह जी। आज तो कुछ चीज बांटनी चाहिए मिस मेरा। जी सर। आज तो कुछ चीज बांटनी चाहिए ना, पूरी क्लास प्रेजेंट है। जी अब्दुल्ला साहब। सर ये जो के होते हैं सर, हम ग्रेजुएशन में जब हम ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारे सुपरवाइजर जो होते हैं वो हमें लिस्ट ऑफ आइडियाज देते हैं। तो क्या देते हैं? हम उन लिस्ट ऑफ आइडियाज देते हैं जिनसे हम सिलेक्ट करके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं अपना। जी जी। तो सीटीज में भी इस तरह आइडियाज देते हैं टीचर, या हमने खुद ही फाइंड करना होता है? खुद कर लो या फिर मैं आप लोगों को, मैंने भाई अगर आप लेट आए हैं, मैंने कहा था अगर कोई किसी को इशू है टॉपिक सिलेक्ट करने में तो मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर दे, मैसेज कर दे, तो मैं गाइड कर देता हूँ। ठीक है सर। डन हो गया? थैंक यू सर। हाँ, खुद डिसीजन लेने की भी कोशिश करें आप लोग। सर मैंने अब देखे काफी देखता रहता हूँ, तो हमें कैसे पता चले कि जो प्रॉब्लम हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसको कोई काम हुआ या नहीं हुआ? यार नेट पे अब
चल मैं ना आपको मैसेज इधर ग्रुप पे सेंड करूंगा कि जो 2020 के जो इश्यूज हैं, जो 2021 के जो इश्यूज हैं, वो कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, जब नेट पे जाकर एक क्वेरी दीजिएगा, कॉल फॉर पेपर 2020, कॉल फॉर पेपर 2021। ठीक है सर। बात मेरी क्लियर हुई है? यस सर, यस। ये वहां पर क्वेरी दीजिएगा कि मुझे 2021 या 2020 के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मुझसे जो रिसर्च आर्टिकल रिक्वायर किए हैं वो बताइएगा, वो आपको मिल जाएंगे बेशुमार। जो जर्नल होते हैं वो आपको दे देते हैं कि हमें ये वाला हम काम करना चाहते हैं, इस पे काम करना चाहते हैं जी। और कोई? जी किसी के और? नो सर अटेंडेंस का जी डोंट वरी, अटेंडेंस में आज मार्क कर देता हूँ। सर जी असाइनमेंट का सर पूछना था। जी जी, असाइनमेंट तो आज दी कोई नहीं, अच्छा किया आपने बता दिया मुझे बिलाल साहब। जी सर। जी जी प्लीज पूछें। सर फर्स्ट असाइनमेंट जो थी सर मैंने सबमिट नहीं कराई क्योंकि मेरी ड्यूटी थी, इस वजह से मैं सबमिट नहीं कर सका। चलो बिलाल साहब वो भी अब सबमिट करवा दें मैं आप, तो वो अब उसमें डेट तो नहीं, उसमें मैं वो डेट, चलो मैं कोशिश करता हूँ डेट एक्सटेंड होते ही डेट एक्सटेंड कर दूंगा आपके लिए। और बताएं। थैंक यू सर जी। लेकिन बिलाल साहब बनानी आपने खुद है, छापा नहीं लगाना। नहीं सर छापा नहीं होगा। छापा लगाने वाले बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पर अपने वालिदैन के लिए। टीचर के लिए ऐसे बच्चे अच्छे नहीं होते जो छापा लगा कर पेपर करते हैं। सर जी रमजान वैसे कोशिश तो होती है छापे की। जी बिलाल साहब। सर जी रमजान में तो आलम के पास टाइम ही टाइम होता है भाई, 3-4 घंटे के बाद टाइम ही टाइम है। हाँ जी कुछ जिस तरह सर मेरी भी फर्स्ट असाइनमेंट रहती है, मेरे पास उस वक्त इंटरनेट नहीं था। अच्छा, जिसकी रहती है वो कोशिश करके ना मुझे एक तो फौरन मुझे उस वक्त कह दिया करें, दूसरा जो है व्हाट्सएप पे या ईमेल कर दिया करें। ईमेल एड्रेस मैंने दिया हुआ है आप लोगों को। जी सर। आपको व्हाट्सएप का जी सर असाइनमेंट आज के असाइनमेंट्स क्या दें जल्दी से बता दें। सर असाइनमेंट यही हो जाएगी कि अपने रिसर्च पेपर का टॉपिक डिसाइड करके बता देंगे आप। लो इतना मुश्किल काम इतना मुश्किल काम सॉल्व नहीं होना आप लोगों को। फिर इसके लिए भी कितना सोचना पड़ेगा। असाइनमेंट तो खैर कॉपी पेस्ट ही करनी है, मेहनत तो यही होगी ना। ये क्या कौन रहा है वैसे? उम्मे कलसूम। जी सर। अच्छा हाँ ये काम में बहुत ही मुश्किल है ना, जो टॉपिक आपने चूज करना है। चलो खैर ऐसे हो, मैंने कहा था मैं आप लोगों की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता हूँ, डोंट वरी। थैंक यू सर। अच्छा वो टॉपिक फिर ऐसा कर लें कि जो पहले हमने डिप्लॉयमेंट मॉडल किए थे, आज सर्विस मॉडल करना है। जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा मॉडल आप सजेस्ट करेंगे और क्यों करेंगे, पहले इनको डिफाइन करना है सर्विस मॉडल को। सर्विस मॉडल क्या है, इनकी वो कौन कौन सी, जहां पर मैंने कुछ यहाँ पर मेंशन की, आप कुछ और भी नेट से स्टडी करके उसको मेंशन करोगे। ये कौन कौन से प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, डन हो गया। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आसपास सास के और अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कौन सा आप रिकमेंड करोगे और क्यों करोगे, डन हो गया। और उसके एक और बात बता दूं, एंड वाले जो फेज मैंने वो स्टेप्स ही आप लोगों को लिख दिए हैं आप इसमें, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम, किसने 2 लिखे होंगे, किसने 3 लिखे होंगे, किसने 5 लिखे होंगे। ये वो सारे स्टेप मेरे ख्याल 8 या 9 स्टेप्स हैं जिसको आप लोगों ने फॉलो करना होगा। ओके डन हो गया जी सर। आप लोगों के लिए आसानी पैदा कर दीजिए। असाइनमेंट आप लोगों की ऐसे ही हो जानी है। अब यार वो उस पे आना है आप लोगों ने, क्या उसे कहते हैं, ये दूसरा आप लोगों ने टॉपिक भी चूज करना है, रिसर्च टॉपिक। मुझे इनबॉक्स जी सर। अल्लाह हाफिज करें जी। जी सर जी सर। अगर किसी क्वेरी है तो प्लीज मुझे इनबॉक्स कर दें। ठीक है सर। ओके अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चलो